Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the chapter of history, chapter number 4. The chapter number 4, the name of chapter is Changing Pattern of Industries under British. ब्रिटिश के टाइम में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हुआ उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो कंटेंट है सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम। देखिए क्या क्या कंटेंट है इसमें। द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। एडवेंट जो है उसके बारे में, यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनका एडवेंट कैसे हुआ, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया इसको। एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ब्रिटिश का स्टार्टिंग कैसे हुआ और हैंडीक्राफ्ट जो है हमारे उनका एंडिंग कैसे हुआ, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर जो इंडियन टेक्सटाइल हैं उनकी जो कंडीशंस थी वो कैसी थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल क्या है, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कैसे हुआ, रिजल्ट्स क्या है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के, एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किस तरीके से इंडिया में ख़त्म हो गया। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कुछ केस स्टडीज़ हैं जो कि हम टेक्सटाइल्स में देखेंगे। So let's start the chapter. British imperialism was more pragmatic than of the other colonial power. देखिए ब्रिटिश का यहाँ पर आना, ब्रिटिश का यहाँ पर imperialism करना, एंट्री करना was more pragmatic, वो ज़्यादा पेनफुल था या ज़्यादा बहुत तेज़ी से आई और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर इफ़ेक्ट डाला अदर कॉलोनियल पावर्स की बजाय। इट्स मोटिवेशन वॉज इकोनॉमिक, उनका जो मोटिवेशन था वो इकोनॉमिक था एंड नॉट इवेंजेलिकल। ना इकोनॉमिक तो था ही, इवेंजेलिकल भी नहीं था, यानी कि किसी भी प्रकार का उससे हमें फ़ायदा तो हुआ। और इंडिया बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया जो कि ब्रिटिश रूल के यहाँ आने से पहले वॉज अ आउरिशिंग, इसमें नरिशिंग आएगा, नरिशिंग सेंटर ऑफ अ क्राफ्ट इंडस्ट्री। क्राफ्ट इंडस्ट्री, ये आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री का एक नरिशिंग सेंटर था ब्रिटिश रूल के आने से पहले, यानी कि यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स का यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था और हैंडीक्राफ्ट जो हैं बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में यहाँ पर इम्प्रूव किए जाते थे। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इसे नाम दिया गया इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का। The cities had workshops और कारखानाज वेयर सेवरल आर्टिशंस। सिटीज़ में बहुत सारी वर्कशॉप हुआ करती थी और कारखाने हुआ करते थे। वेयर सेवरल आर्टिशंस कुड वर्क एट अ प्लेस टुगेदर, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिशंस यानी कि काम करने वाले जो पर्सन्स हैं वो एक साथ काम कर सकते थे। द आर्टिशंस प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ क्लोथ, और ये जो आर्टिशंस थे वो बहुत सारे टाइप के क्लोथ्स को प्रोड्यूस किया करते थे, क्लोथ्स इम्प्लीमेंट्स को, फर्नीचर को, ज्वेलरी, वेसल्स, एंड फुलफिल द डेली नीड्स ऑफ द विलेजर्स, और विलेजर्स की डेली नीड्स को पूरा किया करते थे। अ यूनिक फीचर ऑफ द विलेज इकोनॉमी, और विलेज इकोनॉमी का एक जो यूनिक फीचर था वॉज द यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो था यूनियन एंड एग्रीकल्चर ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का यूनियन एंड एग्रीकल्चर। जो विलेज इकोनॉमी है उसका एक यूनिक फीचर, यानी सबसे जो डिफरेंट फीचर था वो ये था कि वहाँ पर एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दोनों की एक यूनियन थी। दिस मीन्स दैट द फैमिली ऑफ द पीजेंट अंडरटुक वीविंग, यानी कि वो जो फैमिली थी पीजेंट्स की, किसानों की जो फैमिली थी वो वीविंग भी किया करती थी और स्पिनिंग भी किया करती थी एज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी, यानी फुल टाइम तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते थे और उसके बाद पार्ट टाइम एक्टिविटी के थ्रू वो वीविंग और स्पिनिंग किया करते थे। द अदर आर्टिशंस गॉट दियर शेयर ऑफ क्रॉप फॉर दियर सर्विसेज दे प्रोवाइडेड टू द विलेज। अदर आर्टिशंस जो थे उन्होंने अपना शेयर ऑफ क्रॉप जो है सर्विसेज के लिए, उन्हें अपना शेयर ऑफ क्रॉप मिला सर्विसेज के लिए, दे प्रोवाइडेड टू द विलेज, जो कि उन्हें प्रोवाइड करवाया गया था। दे वर प्रेज्ड, उनकी बहुत काफ़ी तारीफ भी हुई, एंड पेट्रोनाइज फॉर दियर वर्क बाय द लोकल रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, और लोकल रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स ने
उन्हें उस चीज़ का पैट्रोनाइजेशन दे दिया, यानी कि संरक्षण दे दिया कि इस चीज़ को अब आपको ही आगे बढ़ाना है, और इस चीज़ के लिए आर्टिशंस के लिए, यानी कि वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा प्रमोशन उन्होंने उनका किया। आर्टिकल्स मेड बाय द इंडियन आर्टिशंस, आर्टिकल्स जो है वो इंडियन आर्टिशंस बनाते थे, हैड अ मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, और एक मार्केट था अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। द मेन एक्सपोर्ट इन द 17th सेंचुरी वर कैलिको, मेन एक्सपोर्ट्स जो थे 17th सेंचुरी में वो थे कैलिको, मुस्लिन, यार्न, रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट, ज्वेलरी, लेदर, शुगर, राइस, इंडिगो, पेपर एंड अदर स्पाइसेस, ये सभी स्पाइसेस भी। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया फार एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी इंडिया से वो इम्पोर्ट्स की वैल्यू से बहुत ज़्यादा थी, यानी कि हम लोग इतने सारा जो यार्न है, इतना ज़्यादा जो टेक्सटाइल का टेक्सचर है, उसको रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट किया करते थे। तो देखिए उस समय हमारी कंडीशन कितनी अच्छी थी कि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट किए जाते थे वो हमारे यहाँ से, यहाँ पर जो इम्पोर्ट किए जाते थे उससे बहुत ज़्यादा किए जाते थे। तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होना, इट मीन्स वी वर इन द वेरी मच प्रॉफिट इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्सपोर्ट्स वर मेनली पेड फॉर इन सिल्वर और गोल्ड, और एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको ज़्यादातर सिल्वर और गोल्ड में ही उनका पेमेंट किया जाता था, क्योंकि उस समय देखिए करेंसी तो थी नहीं, तो एक्सपोर्ट तो इसी में किया जाएगा उसका पेमेंट वगैरह। तो द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ब्रिटिश और डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल वर वेरी पॉपुलर एंड इन हाई डिमांड इन यूरोप एंड द ब्रिटिश मार्केट्स। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इन हाई डिमांड इन यूरोप एंड ब्रिटिश मार्केट्स, हाई डिमांड इन यूरोप एंड द ब्रिटिश मार्केट्स में। द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉड दीज प्रोडक्ट एट वेरी चीप रेट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं बॉट दीज प्रोडक्ट्स, उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को एट वेरी चीप रेट्स, बहुत चीप रेट्स में परचेज़ किया। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइनमेंट होने लगा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल जो थे वो पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, एंड देयर वर हाई डिमांड इन यूरोप में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एंड ब्रिटिश मार्केट में भी। द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, बॉट दीज प्रोडक्ट एट वेरी चीप रेट्स, उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को बहुत ही चीप रेट्स में परचेज़ किया। सोल्ड दैम बैक इन द यूरोपियन एंड द ब्रिटिश कंट्री, और उन्हें वापस से सोल्ड कर दिया यूरोपियन और ब्रिटिश कंट्रीज़ में ज़्यादा हायर रेट्स में। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यहाँ से हमसे रॉ मटेरियल परचेज़ किया और उसको कहाँ सेल कर दिया, अदर कंट्रीज़ में सेल कर दिया। इस तरीके से वो भी हायर रेट्स में, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किए ड्यू टू दियर हाई क्वालिटी, और हमारे प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी और एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैनशिप के थ्रू ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स बिकम वेरी पॉपुलर इन अब्रॉड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ अब्रॉड में, एंड देयर डिमांड वेंट ऑन इंक्रीजिंग, और उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती रही। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन टेक्सटाइल की। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स, अराउंड 1750 इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। 1750 तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल्स का। दिस वॉज द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वीस्ट ऑफ बंगाल हैपेंड, और ये वो टाइम था जब ब्रिटिश कॉन्क्वीस्ट ऑफ बंगाल हैपेंड, बंगाल से जब हमारी बंगाल पर जब ब्रिटिश ने अपना कॉन्क्वीस्ट यानी अपनी विक्ट्री की थी, उससे पहले की बात है। तो 1750 तक हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था हमारा इंडिया उस समय। इंडियन टेक्सटाइल हैड बीन फेमस फॉर फाइन क्वालिटी, इंडियन टेक्सटाइल जो थी वो उस समय से ही अपनी फाइन क्वालिटी और एक्विस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप इसके लिए बहुत फेमस थी। इंडियन टेक्सटाइल वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट इन एंड सेंट्रल एशिया। इंडियन टेक्सटाइल का ट्रेडिंग किया जाता था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट में और सेंट्रल एशिया में।
फ्रॉम द 16th सेंचुरी से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगिन टू बाय इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं बिगिन टू बाय इंडियन टेक्सटाइल, उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स को परचेज़ करना स्टार्ट किया एंड सेल इन यूरोप, और यूरोप में सेल करना स्टार्ट कर दिया। मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश एंड दियर लैंग्वेज इन करंट यूजेस, और इंग्लिश और उसकी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। शो द प्रूफ ऑफ दिस फ्लॉरिशिंग ट्रेड, और जिसमें प्रूफ किया जाता है शो इस फ्लॉरिशिंग ट्रेड का, यानी कि ये ट्रेड जो है वो किस तरीके से फ्लॉरिश हुआ, यानी कि डेवलप हुआ। ये देखिए, इसे ये जो चित्रकारी है, इस तरीके की चित्रकारी की जाती थी जिसे नाम दिया जाता था मुस्लिन। द वर्ड मुस्लिन वॉज यूज टू रेफर टू ऑल फाइनली वूवन टेक्सटाइल। वर्ड जो मुस्लिन है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जितनी भी वूवन टेक्सटाइल्स हैं, यानी कि जो बुने हुए जो कपड़े होते हैं। दिस वर्ड हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मौजुल, ये मौजुल से आया है ये वर्ड, जो कि इराक में प्रेजेंट किया जाता था। इराक में, आज के टाइम में इराक में प्रेजेंट है। दिस वॉज प्लेस वेयर यूरोपियन ट्रेडर्स, ये वो प्लेस है जहाँ पर यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट बिकेम अवेयर अबाउट फाइन क्लोथ फ्रॉम इंडिया, जहाँ पर सबसे पहले यूरोपियंस जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के क्लोथ के लिए अवेयर हुए थे। द अरब मर्चेंट्स यूज टू ब्रिंग फाइन कॉटन क्लोथ्स इन मौजुल, अरब मर्चेंट्स जो हैं वो यूज़ टू ब्रिंग फाइन कॉटन क्लोथ्स, वो फाइन कॉटन क्लोथ्स यहाँ से ले जाते थे क्लोथ्स इन मौजुल में। द वर्ड कैलिको वॉज यूज एज द जेनरिक नेम, वर्ड कैलिको जो है वो जेनरिक नेम है कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए। द पोर्तुगीज़ फर्स्ट लैंडेड इन कैलिकट, क्योंकि पोर्तुगीज़ ने सबसे पहले कैलिकट केरला में लैंड किया। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप केम टू बी कॉल्ड कैलिको, जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं विच दे टुक बैक टू यूरोप, जो कि वो वहाँ से कॉटन टेक्सटाइल जो वापस ले गए, तो उन्होंने ये कैलिकट से ले गए थे, तो इसीलिए इनका नाम वहाँ पर क्या पड़ गया, कैलिको। यूरोप में जब ये केरला से जो टेक्सटाइल्स लेकर गए। द वर्ड चिंट्स इज़ यूज फॉर क्लोथ, वर्ड चिंट्स जो है ये भी क्लोथ के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि छोटा और कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस होते हैं। इसका हिंदी वर्ड्स है चिंट, छींट जिसे हम कहते हैं कि छींट छींट के जो क्लोथ होते हैं, तो उसको छींट नाम दिया गया है। द वर्ड बंदाना रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ, बंदना जो होता है इसे ब्राइटली कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ का नाम दिया जाता है। दिस हैज़ क्रेम फ्रॉम हिंदी वर्ड बंधन, इसे हिंदी वर्ड बंधन से नाम आया है इसका, विच मीन्स टाइंग, जिसका मीन्स होता है बांधना, टाई करना। ये हिंदी वॉज यूज, दिस टर्म इन हिंदी वॉज यूज टू रेफर ब्राइटली कलर्ड, ये जो टर्म है वो हिंदी के लिए यूज़ की जाती थी। जो ब्राइट कलर क्लोथ होते थे उन पर टाइंग करके और डाई करके, यानी कि एक जगह से क्लोथ को बांध दिया जाता था और फिर वहाँ से उसको उसके बाद उसको डाई किया जाता था। तो जो बांधने वाली जो जगह होती थी वहाँ से कलर नहीं होता था, उसे बंधेज कहा जाता था, जिसे आज के टाइम में बंधेज कहा जाता है। उस समय उसे क्या कहा गया था, प्रिंटेड स्कार्फ, यानी बांधना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी ऑन टुमारो। So thank you, have a nice day.